Hello dear learners and welcome to this video presented by me अनुज गर्ग। पिछले सेशन में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं और कांग्रेस के बारे में हमने डिस्कस करा था और बोला था मैंने आप लोगों से कि मैं बैक बाय बैक सेशंस आप लोगों के लिए, भले मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग से, लेकिन आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सेशंस टू यू फॉर यू। उसी क्रम में अब आपने कांग्रेस की उदारवादी आंदोलन को तो पढ़ लिया, अब हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को समझना है। इस वीडियो में वही कवर है और इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में आंसर राइटिंग पे भी विशेष फोकस करा है, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी में राइटिंग एबिलिटी का विकास करना एक बहुत इंक्लूसिव पार्ट होता है प्रिपरेशन का। तो आंसर राइटिंग वाला पार्ट भी इसमें कवर है अलॉन्ग विद द एक्सट्रीमिस्ट पार्ट। आप लोग उसको देखिएगा। अगला लेक्चर में क्रांतिकारियों के बारे में लाऊंगा। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द एंटायर जर्नी एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी फीडबैक दैट इज बीइंग गिवन बाय यू। उसके साथ साथ एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, संडे को हर बार सुबह 11 बजे अनअकैडमी के कॉम्बैट का आयोजन होता है। तो कॉम्बैट से आप जुड़ो। उसमें 60 क्वेश्चंस रहते हैं, 56 क्वेश्चन रहते हैं 60 मिनट के आसपास के टाइम में, और उन क्वेश्चंस को सही करके आप स्कॉलरशिप और गिफ्ट भी प्राप्त कर सकते हो। यूपीएससी के डायरेक्शन में कदम बढ़ाओ, एक कंपटीशन में रहो। ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस फंडामेंटली ब्रोकन है और अनअकैडमी हमेशा एजुकेटर्स की और उसके साथ साथ लर्नर्स की फर्स्ट चॉइस रहा है। तो जब सिस्टम फंडामेंटली ब्रोकन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कंपटीशन के माहौल में रहें। इतने सारे हजारों लोग कॉम्बैट को ज्वाइन करते हैं। आप देखिए आपकी रैंकिंग कहां पे आ रही है और कॉम्बैट बाय कॉम्बैट वो इंप्रूव हो रही है कि नहीं। हर संडे को आओ 1 घंटे का टाइम निकाल के। तो यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड अनुज यूपीएससी, जिससे आप कॉम्बैट को एनरोल कर सकते हो। तो प्लीज डू शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स बाय यूजिंग द कोड अनुज यूपीएससी। अब आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उग्रवादी आंदोलन। थैंक्स अ लॉट। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का दोबारा स्वागत है एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर फॉर टुडे। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर को, जो कि एक बेसिकली एक आंसर राइटिंग सेशन होने वाला है, तो पिछले लेक्चर की थीम्स जरा समझ ले और आपका एक टेस्ट हो जाए छोटा सा कि आप घर पे किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी तक के मेरे को आप मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स के नाम बता दो कि अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा भाई? बस 3 जने? वेरी गुड, आप बताइए। वेरी गुड। सबसे पहले पढ़ा था हमने मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर देखें 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत में अनेकों समय से जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज चलते आ रही थी। आपको बता देता हूं, 1857 का रिवोल्ट रातों रात हो गया था, ओवरनाइट हो गया था, या ये ब्रिटिशर्स की कई समय की इस प्रकार की पॉलिसीज ब्रिटिशर्स अडॉप्ट कर रहे थे बहुत समय से, जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। बहुत समय से चल रहा था, कोई भी क्रांति रातों रात तो होती नहीं है। तो दरअसल 1857 रिवोल्ट की जो नींव थी वो 1757 के प्लासी के युद्ध में ही डल चुकी थी। हिस्ट्री का एक सिंपल सा रूल है, हिस्ट्री का एक बेसिक सा फंडा है। वो फंडा क्या है? नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। और ये आज भी लागू है। आप कोई भी नया एंटरप्राइज चालू करते हो या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू करते हो, रातों रात तो आप उस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। आपको कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत करना होती है, तब आप किसी भी एंटरप्राइज में या किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाते हो। तो 1757 में ही 1857 के रिवोल्ट की नींव डल गई थी। और यह भी बोलना गलत नहीं होगा कि जो 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसकी पहली नींव भी कब डल गई थी? 1857 रिवोल्ट में।
वेरी गुड। सबसे पहले हमने 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ा। दूसरा क्या था? वेरी गुड, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज ऑफ अर्ली नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रारंभिक राष्ट्रवाद का 1860s और 1870s में जन्म होता है। किस प्रकार से 3 प्रश्न भारतीयों के दिमाग में लगातार आते हैं। क्या 3 प्रश्न थे? व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया, टू हुम डज दिस कंट्री बिलोंग्स, एंड इफ दिस इज आवर कंट्री वी शुड हैव लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड व्हाई आर वी बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। क्या क्वेश्चन थे? सबसे पहला प्रश्न क्या था? आखिरकार ये भारत देश किसका है, आखिरकार ये भारत देश किसके लिए है, और आखिरकार ब्रिटिश को द्वारा हमें गुलाम क्यों बनाया गया है। यहीं से प्रारंभिक राष्ट्रवाद का भारत में उदय हुआ। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड लेक्चर, अगला लेक्चर क्या था? ब्रिटिश रिस्पॉन्स। वेरी गुड। ब्रिटिश रिस्पॉन्स मतलब कि जब भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो ब्रिटिशर्स किस प्रकार से वर्नाकुलर एक्ट लाए, ब्रिटिशर्स किस प्रकार से 1878 में आर्म्स एक्ट लाए, और ब्रिटिशर्स किस प्रकार से 1883-1884 में इल्बर्ट बिल लाए। तो ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स कैसे रहा और क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने इस काल में? 1860 से 70 के बीच में जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ना शुरू हुआ तभी अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जितने भी राष्ट्रवादी लोग होते थे, जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट होते थे, वो ब्रिटिशर्स की आलोचना करते थे। अलग अलग समाचार पत्रों के द्वारा हम देख चुके हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? प्रतिबंध लगाते थे। तो ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स मतलब ब्रिटिशर्स ने उस पर किस प्रकार से रिएक्ट करा नकारात्मक रूप से, यह हमने देखा। अगला लेक्चर किस बारे में था दोस्त? वेरी गुड, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के पीछे की अलग अलग थ्योरीज हमने देखी। उसके बाद हमने क्या बारे में, किसके बारे में पढ़ा? वेरी गुड, मॉडरेट्स, और फिर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये सारे टॉपिक हमने देखे। वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कौन सी ईयर में आप? सेकेंड ईयर में है। बढ़िया, आप इसी प्रकार तैयारी करते रहें। आपके द्वारा जो आंसर लेके गए थे वो भी मैंने चेक करे थे, काफी अच्छे आंसर्स थे आपके। वेरी गुड, इस प्रकार ही पढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके थे। पिछले लेक्चर में खासकर हमने क्या पढ़ा था, 5 मिनट को उसको समझ लेते हैं। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लगभग 20 से 25 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि इस सेक्शन से, द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया से, बंगाल के विभाजन से, पार्टीशन ऑफ बंगाल से, स्वदेशी आंदोलन से, स्वदेशी मूवमेंट से, द स्प्लिट इन कांग्रेस से, कांग्रेस के विभाजन से, आपकी परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है, मुख्य परीक्षा हो या प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा हो, भले ही वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, ये मेरी गारंटी है इस सेशन के बाहर, इस सेशंस में हम जो चर्चा करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, जिन क्वेश्चंस के ऊपर, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो अपने कान खोल के बैठें और बड़े अटेंटिव रहें क्लास में, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो, सेकंड लेक्चर का हमारा मोटिव ही रहता है आंसर राइटिंग सेशंस का, ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशन ले, पॉइंट्स को समझे, ताकि आपकी आंसर राइटिंग स्किल को सुधारा जा सके। अभी तक हमने कोई ऐसा सेशन नहीं लिया है जिसमें विशेषकर आंसर लेखन कैसा आप अच्छा करें उसके ऊपर मैंने आपको इनपुट दिए हो। आज के सेशन में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स भी देने की कोशिश करूंगा। क्या ट्रिक्स होती हैं अच्छे आंसर को लिखने की, और यूपीएससी की परीक्षा में, पीएससी की परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले उस प्रश्न को समझना कितना महत्वपूर्ण होता है, डायरेक्ट आंसर लिखने में जंप करने के बजाय। किस प्रकार से जो वर्ड्स रहते हैं अलग अलग, वो आपके आंसर में क्या भूमिका अदा करते हैं, ये टिप्स और ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो काफी मजेदार सेशन होगा आपका आज का, ये हमारा, तो अटेंटिव रहे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय के बाद भारत में उग्रवाद के उदय को अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है
1885 से लेके 1905 के बीच में भारत में किस प्रकार का राजनीति दौर रहा? हम जानते हैं किस प्रकार भारत में उग्र राष्ट्रवाद, गर्मपंथियों की राजनीति की शुरुआत होती है। पिछले सेशन में जब मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल वाज पार्टीशनड ऑन पॉलिटिकली, बंगाल वाज पार्टीशनड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पर्पसेस रेदर देन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। बंगाल का विभाजन दरअसल प्रशासनिक कारणों के कारण विभाजन ना होते हुए उसका विभाजन क्यों किया गया था? पॉलिटिकल गेन्स के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। यह हमने देखा था। फिर हमने देखा था किस प्रकार से बंगाल के विभाजन के विरोध में भारत में दो आंदोलन शुरू होते हैं, दो महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू होते हैं। पहला आंदोलन कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन। और इसी के साथ दूसरा कौन सा अटैच है? बॉयकॉट, मतलब बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें मासेस की राजनीति देखने को मिली। मैं आपको पिछली कुछ क्लासेस से लगातार बताता चले आ रहा हूं कि मॉडरेट्स डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ मासेस। मॉडरेट्स, उदारवादी, नरमपंथी, मासेस की राजनीति, बहुत बड़ी जनसंख्या की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि भारत के समाज में तो तरह तरह की विविधताएं हैं। कौन सी विविधताएं हैं? धार्मिक विविधता है, कल्चरल विविधता है, सामाजिक विविधता है, और भी अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं। तो जब हमारा इतना विविध समाज है, इतना डाइवर्स समाज है, तो अभी हमको आजादी मिली नहीं है, तो इतने डाइवर्स समाज को एक सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है जब तक हमको आजादी नहीं मिली? जबकि मॉडरेट्स इस बात को समझना भूल गए, या इस बात में उनकी अदूरदर्शिता थी कि समाज के अलग अलग हिस्सों को सबसे बढ़िया मौका राष्ट्रीय आंदोलन में होता है एकजुट करने का। समझ में आ रहा है? जब प्रॉब्लम होती है और सबकी कॉमन प्रॉब्लम से, तो समाज के अलग अलग हिस्से भी आपस में आके उस लड़ाई में जुड़ जाते हैं। यह हमने पढ़ा था। सो मॉडरेट्स डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ मासेस, लेकिन 1905 के बाद जब एक्सट्रीमिस्ट का बोलबाला बढ़ा तो उन्होंने मासेस की राजनीति में विश्वास करा, और स्वदेशी आंदोलन गांधी आंदोलन के पहले हुए ऐसे आंदोलनों में से केवल एकमात्र आंदोलन है जिसमें पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मासेस किया गया, मासेस का राजनीतिकरण किया गया। हालांकि उस स्केल पे नहीं हुआ था जिस स्केल पे गांधी जी करते थे, लेकिन ये पहला ऐसा मूवमेंट है जिसमें अलग अलग समाज के हिस्से आंदोलन में शामिल हुए। कुछ हिस्से वंचित भी रहे, और कुछ लोगों ने, स्पेशली वुमेन्स और स्टूडेंट्स ने, हम देखेंगे, लिखवाऊंगा विषय में आपको, स्पेशली वुमेन्स और स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस आंदोलन में भरपूर योगदान दिया और भरपूर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1905 के बाद कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट भारत की राजनीति में आता है जो भारत के पूरे आधुनिक इतिहास को एक नया मोड़ दे देता है। वो क्या है? आप सभी को पता है, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडरेट्स चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हो तो सही, लेकिन वो स्वदेशी और बहिष्कार केवल कहां तक लिमिट रहे? बंगाल तक लिमिट रहे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, उग्रवादी चाहते थे, उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे, गर्मपंथी चाहते थे
कि केवल ये बंगाल तक ही स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन लिमिटेड क्यों रहे, सीमित क्यों रहे, अपितु ये तो पूरे भारत में लागू कर दिए जाने चाहिए। यही सही समय है स्वराज्य प्राप्त करने का। इसी बात को लेके दोनों के बीच में मतभेद हो गया। मॉडरेट्स चाहते थे कि ये बंगाल तक लिमिट रहे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे बंगाल नहीं अपितु पूरा भारत, और अपितु पूरा भारत नहीं, हर संस्थान इससे जुड़ जाए, हर गवर्नमेंट ऑफिस इससे जुड़ जाए, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इससे जुड़ जाए, ये बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट। इसी को लेके दोनों में मतभेद हो गया और जो उनके बीच का गैप था वो और बढ़ता चला गया। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, extremists wanted to extend the partition, extend the boycott and Swadeshi movement in the rest of the India, but moderates wanted it to limit it only into the Bengal. So the gap between the ideological differences widened more and more, ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा 1907 का सूरत स्पिरिट हुआ, सूरत का विभाजन हुआ। ये सारी हिस्ट्री हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। ओवरव्यू हमने इसलिए ले लिया है ताकि आप सारे इवेंट्स को कनेक्ट कर पाओ और आपकी समझ अच्छी बन जाए इस लेक्चर में, इसलिए हमने ओवरव्यू लिया। अब हम एक एक करके मेंस में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। शीट आप सभी के पास है, उसमें से आप टैली करते रहें। कौन कौन से प्रश्न हैं वो आपको दे दिए गए हैं, उनको आप कृपया करके अपने साथ रखें। एक एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही। कुल मिला के 8 से 10 अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स हम आज लिखेंगे। क्लास के दौरान और क्लास के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी यहां पे की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से, और इस शुरुआत को और अच्छा बनाने के लिए आंसर राइटिंग करने से पहले, एक्चुअल प्रश्नों में जाने से पहले 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर्वप्रथम आप उनको लिख लें। पहला पॉइंट, इंडिया वाज सबऑर्डिनेट टू द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इंडिया वाज सबऑर्डिनेटेड टू द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के जरूरतों के रूप में ही विकसित किया गया। भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हित, जरूरतों के रूप में विकसित किया गया, कॉमा, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, transformed into an importer of manufactured products and an exporter of agricultural commodities. भारत ब्रिटिश उत्पादों का आयातक और नकदी फसलों का निर्यातक मात्र बनके रह गया। यह पॉइंट आपको सबको पता है, पहले समझा चुका हूं। पूरा का पूरा हम इकोनॉमी के आधार पर ब्रिटिश की एक लेक्चर ले चुके हैं डेडिकेटेड, आंसर राइटिंग भी हमने करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए लिखा दिया है। सेकंड पॉइंट, बाय 1880s इट वाज इनएविटेबल ए पैन इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। 1880 तक आते आते, बाय 1880s इट वाज इनएविटेबल ए पैन इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। 1880 तक आते आते एक पूर्ण भारतीय, संपूर्ण भारतीय, अखिल भारतीय लिख लीजिए, एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन अनिवार्य था। क्यों? अरे 1860, 70, 80 3 प्रश्न।
अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम 1905 देयर वॉज ए शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। 1905 के बाद फ्रॉम 1905 या इन 1905 या आफ्टर 1905 लिखी है, आफ्टर 1905 देयर वाज ए शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। 1905 के बाद भारत में राजनीतिक उदारवाद से राजनीतिक उग्रवाद की तरफ भारत अग्रसर होना शुरू हुआ। चलिए, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों पे एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न का जो ऑर्डर है वो आपकी कॉपीज में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको प्लीज टैली करते रहिएगा। ट्रेस द ओरिजिन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, हाउ डिड इट इन्वॉल्व द मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार से भारत की राजनीति में प्रवेश करता है, इसको समझाइए, और इसमें मासेस आके किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसको समझाइए। व्हाट लेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन किन कारणों की वजह से हुआ। पॉलिटिक्स रिमेन्ड फॉर द बल्क ऑफ मॉडरेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द 2014 ऑप्शनल पेपर ऑफ हिस्ट्री। 2014 के वैकल्पिक विषय में यह प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें देखेंगे। पॉलिटिक्स रिमेन्ड फॉर द बल्क ऑफ मॉडरेट्स वेरी मच अ पार्ट टाइम अफेयर। द कांग्रेस वाज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी बट एन एनुअल 3-day शो। इलूसिडेट, स्पष्ट कीजिए कि पॉलिटिक्स अधिकतर मॉडरेट्स के लिए, उदारवादियों के लिए एक पार्ट टाइम जॉब के समान होती थी, और साल में केवल 3 दिन ही चलती थी। 3 दिन का शो ही होता था। इसको आप स्पष्ट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब अधिकतर जो मॉडरेट्स उदारवादी रहते थे वो कांग्रेस में अपनी उतनी एनर्जी नहीं देते थे। ये इसका कारण भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी कैरेक्टराइज्ड बाय आत्मशक्ति विच प्रोपेल्ड द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट को समझाओ, जिसकी मेन थीम आत्मशक्ति थी, जिसके कारण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस द फैक्टर्स विच लेड टू द स्प्लिट इन आईएनसी इन 1907। व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। किन कारणों की वजह से 1907 का सूरत का विभाजन होता है और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार के 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको हमको देखना है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको आप लिखिए। व्हाट लेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। पहला प्रश्न लिखिए, व्हाट लेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन किन कारणों की वजह से हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन किन कारणों की वजह से हुआ। व्हाट लेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन किन कारणों की वजह से हुआ। आज का पहला प्रश्न। इस प्रश्न को लिखवाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। हालांकि आप सभी बंगाल के विभाजन में क्या कारण रहे थे, इनको अच्छी तरीके से जानते हो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर को पढ़ा है। पिछला लेक्चर यदि आपने पढ़ा है तो आपको सभी कारणों का पता है। लेकिन सर, अगर हमें सभी कारणों का पता है तो फिर आज हम इस आंसर को क्यों लिख रहे हैं। अरे एक्चुअल आंसर, यदि यह प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में आता है
तो कैसे आपको आंसर लिखना है ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये आंसर राइटिंग सेशन कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई एकदम अच्छे रूप में चल पाए और यूपीएससी की परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो आपको एक्चुअल फॉर्मेट पता हो कि किस हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और समय समय पे मैं जब डिक्टेशन दूंगा आपको इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन देते चलूंगा जिनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्रिक्स और टिप्स भी बताता चलूंगा। पहला पॉइंट लिखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द रिजल्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। Partition of Bengal was the result of the divide and rule policy of the Britishers. उन्नीस सौ 5 में हुआ बंगाल का विभाजन दरअसल अंग्रेजों की फूट डालो और शासन नीति का परिणाम था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द रिजल्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ वो ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति की परिणाम था। सेकंड पॉइंट लिखो, द रीजन गिवन बाय कर्जन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव। विभाजन के पीछे का कारण, विभाजन के पीछे का कर्जन के द्वारा दिया गया कारण प्रशासनिक था। द रीजन गिवन बाय कर्जन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव। विभाजन के पीछे कर्जन का दिया गया कारण प्रशासनिक था। एक मिनट रुक जाइए, जब मैं डिक्टेट करूंगा जितनी स्पीड अभी चल रही है डिक्टेशन में उतनी ही स्पीड आपकी पूरे के पूरे जितने भी 7-8 आंसर्स रहेंगे उतनी ही पेज से मैं बोलूंगा। आप सभी को पता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई हंसी मजाक तो है नहीं, बड़ी मेहनत चाहिए। लगभग आपको एक्चुअल एग्जाम्स में एक पेपर में लगभग 4 से 5 हजार शब्द 3 घंटे के अंदर लिखने होते हैं। अब ये 4 से 5 हजार शब्द यदि आपको परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में लिखने हैं तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये रातों रात हो जाएगी। कंटिन्यूअस आपको प्रयास करना होगा, कंटिन्यूअस आपको मेहनत करनी होगी। इसलिए स्पीड आप अपनी तेज रखें क्योंकि यहां पे मैं डिक्टेशन देने की स्पीड भी उतनी ही तेज रखूंगा। द रीजन गिवन बाय कर्जन वाज एडमिनिस्ट्रेटिव। विभाजन के पीछे कर्जन के द्वारा दिया गया कारण प्रशासनिक था। बट देयर ले पॉलिटिकल मोटिव, ए पॉलिटिकल मोटिव। पर वास्तविक कारण दरअसल राजनीतिक था। बट देयर ले पॉलिटिकल मोटिव, वास्तविक कारण दरअसल राजनीतिक था। which wanted to curb the nationalistic feelings of Indians, which wanted to curb the nationalistic feelings of Indians, जिसका मकसद भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का अंत करना था। आप सभी को पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, इसी को कंटिन्यू करो, इसी पॉइंट को। बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बंगाल भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक इंपॉर्टेंट गढ़ था, किला था। बंगाल भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक इंपॉर्टेंट किला था, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया। आप सभी को पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, रिस्ले जो कि होम सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा बोला गया था बंगाल यूनाइटेड इज पावर एंड इफ बंगाल इज डिवाइडेड इट विल क्रिएट डिफरेंट वेज फॉर अस, सेवरल वेज फॉर अस। बंगाल अगर यूनाइटेड है, बंगाल अगर एक है तो ये परम शक्ति है
और यदि हम बंगाल का विभाजन कर देते हैं तो हमारे लिए अलग अलग रास्ते खुल जाएंगे। ध्यान करो, जब मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि चीजों को आपस में कनेक्ट करके कैसे देखा जाता है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आप सभी को मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिशर्स की यह सोच थी कि केवल लिमिट होकर रह जाएगी एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास तक, शिक्षित मध्य वर्गीय भारतीय तक। बाद में जाके ये एक मास रेवोल्यूशन बन जाती है, मास मूवमेंट बन जाती है। अगर ब्रिटिशर्स को पता होता कि ये लिमिट रह के नहीं रहेगी, इतने सारे लोग इससे जुड़ने लगेंगे, तो कांग्रेस की स्थापना क्यों करते? कोई भी व्यक्ति एक ऐसी कॉलोनी को क्यों खोना चाहेगा जो पूरे के पूरे ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्पॉन्सर कर रही है? तो कर्जन आते हैं और ये बोलते हैं कि कांग्रेस को तोड़ना ही मेरा अल्टीमेट एम है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो कर्जन जब बोलते हैं कि अब मैं भारत में जाऊंगा और कांग्रेस की शांति में मृत्यु ही मेरा इंपॉर्टेंट कार्य रहेगा। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया, उसी के कारण तो 1907 में स्प्लिट हुआ कांग्रेस का। तो किस प्रकार से इवेंट्स कनेक्टेड है, इसको आप समझने की कोशिश करें। अगला पॉइंट लिखें, इसमें अगला पॉइंट क्या है, लिखें, ये पॉइंट लिखें। थर्ड पॉइंट अगला, रिस्ले कोमा होम सेक्रेटरी रोट ऑन 6 दिसंबर 1904 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्ले होम सेक्रेटरी 6 दिसंबर 1904 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इन्वर्टेड कोमा कोट अनकोट करके लिखिए, बंगाल यूनाइटेड इज पावर, कोमा बंगाल डिवाइडेड विल पुल सेवरल डिफरेंट वेज। बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। बंगाल एक है, मतलब परम शक्ति है, और बंगाल का विभाजन हमारे लिए अलग अलग रास्ते निकाल सकता है। बंगाल एकीकृत शक्ति है और बंगाल का विभाजन हमारे लिए बहुत सारे रास्ते निकाल सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखो, पार्टीशन के पीछे के कारण लिख रहे हैं हम। फोर्थ पॉइंट लिखो, कर्ब नेशनल एक्टिविटीज। कर्ब नेशनल एक्टिविटीज, राष्ट्रवादी गतिविधियों को अंकुश लगा जा सके, राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट लिखो, टू डिवाइड पीपल, लोगों को बांटा जा सके, टू डिवाइड पीपल, लोगों को बांटा जा सके। सिक्स्थ पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, टू वीकन द स्पिरिट, टू वीकन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवादी सोच को, भावना को खत्म किया जा सके। इसी में कंटिन्यू करके लिखो, कोमा लगा के, मोस्ट ऑफ द कंटेम्पररी न्यूज़पेपर्स which aroused the feeling of nationalism among the educated middle class in India. Most of the contemporary newspapers which aroused the feeling of nationalism among the educated middle class in India. अधिकतर समाचार पत्र जो शिक्षित मध्य वर्गीय भारतीय में राष्ट्रवादी भावना का संचार करते थे। अधिकतर समाचार पत्र जो शिक्षित मध्य वर्गीय भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करते थे। मोस्ट ऑफ द कंटेम्पररी न्यूज़पेपर्स which aroused feeling of nationalism among the educated middle class Indian, used to be published in Bengal. बंगाल में ही प्रकाशित होते थे, बंगाल में ही प्रकाशित होते थे। तो ये आंसर है, व्हाट लेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। बंगाल के पीछे के विभाजन के कारण क्या रहे 1905 में? आपने देखा होगा हमने एक एक पॉइंट को कितना स्पेसिफिक होने की और लिखने की कोशिश की है। एज मच एज स्पेसिफिक हमको लिखना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक हमको लिखने की कोशिश करना है। जो कि एग्जामिनर ने पूछा है उतना लिखो, अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बता चुका हूं, स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, प्री गांधीयन ऐसा आंदोलन है, गांधी जी के पहले हुआ ऐसा आंदोलन है जो मासेस की राजनीति में विश्वास रखता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्री गांधीयन मूवमेंट विच इंक्लूडेड द मासेस। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में मतलब इसकी लेंथ भी उतनी बड़ी होने वाली है। इसके बारे में हम अच्छे 20 से 10 से 15 पॉइंट लिखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को लिख लो, दोनों का आंसर एक ही होगा। एक्सप्लेन स्वदेशी डैश कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। एक्सप्लेन स्वदेशी डैश कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। कॉमा कैरेक्टराइज्ड बाय आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति से अभिलक्षित, आत्मशक्ति से अभिलक्षित रचनात्मक स्वदेशी की व्याख्या कीजिए। रचनात्मक स्वदेशी की व्याख्या कीजिए। आत्मशक्ति से अभिलक्षित रचनात्मक स्वदेशी की व्याख्या कीजिए, कोमा जिसने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया। आत्मशक्ति ब्रैकेट सेल्फ रिलायंस विच प्रोपेल्ड द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, विच प्रोपेल्ड द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। आत्मशक्ति से अभिलक्षित रचनात्मक स्वदेशी की व्याख्या कीजिए जिसने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन लिखो, सेकंड, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्णता के ऊपर, महत्वपूर्णता को समझाइए, स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्णता को समझाइए, कॉमा कॉमा also explain how did it involve the masses. Also explain how did it involve the masses. स्वदेशी आंदोलन में किस प्रकार लोग जुड़ते हैं उसकी भी व्याख्या कीजिए। अब ये प्रश्न में दरअसल 4 महत्वपूर्ण चीजें हमको समझनी है। 4 महत्वपूर्ण आयाम इस प्रश्न के हैं। एग्जामिनर ने इन 2 प्रश्नों में आपसे 4 महत्वपूर्ण चीजें पूछी है। पहली चीज क्या है? स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्णता को समझाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। सेकंड क्या है? स्वदेशी मूवमेंट में आत्मशक्ति के बारे में समझाइए, सेल्फ रिलायंस के बारे में समझाइए। अब क्या हुआ था, पिछले लेक्चर में हमने आत्मशक्ति के बारे में डिस्कस तो किया था, लेकिन इन लेंथ डिस्कस नहीं किया था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की थी। तो आंसर राइटिंग सेशन का यही तो महत्व है कि एक एक चीज को हम इन लेंथ देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से। आत्मशक्ति को समझाइए। और क्या पूछ रहा है ये कि स्वदेशी आंदोलन में मासेस आके किस प्रकार से जुड़े। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न स्वदेशी आंदोलन के बारे में आते हैं। स्वदेशी आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों है, आत्मशक्ति क्या है, सेल्फ रिलायंस क्या है, और अगली चीज आइडिया ऑफ मासेस, स्वदेशी आंदोलन में मासेस कैसे जुड़े। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्णता आप सभी जानते हो कि स्वदेशी आंदोलन पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता चला रहा हूं, गांधी जी के आने से पहले, गांधी जी के आगमन से पहले
सबसे पहला आंदोलन है जिसमें सोसाइटी के अलग अलग वर्गों को आके सम्मिलित होते हैं। मैंने बताया था 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ, बंगाल का विभाजन जिस दिन हुआ था, जितने भी बंगाल के लोग बाग थे वो सभी रोडों पे आके इसका नेशनल मॉर्निंग डे उसको घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय विलाप दिवस उसको घोषित किया जाता है। लोग बाग आते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को राखियां बांधते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं। कितने भावनात्मक रूप से लोग बाग इसमें जुड़े थे और किस प्रकार से पहली बार जो महिलाएं थी वो सक्रिय भूमिका निभाती हैं भारत के आंदोलन में, जो पहले घर में मात्र रहा करती थी, ये हमने देखा है। तो स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्णता है। आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस। स्वदेशी आंदोलन में क्या ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था? क्या आत्मशक्ति स्वदेशी आंदोलन में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था क्या? आप सभी जानते हो स्वदेशी आंदोलन में किस चीज पे बल दिया गया? ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का आपको कंजप्शन, उपभोग करना है। आप सभी को पता है स्वदेशी एजुकेशन, स्वदेशी एंटरप्राइजेस, स्वदेशी शॉप, स्वदेशी क्लोथ्स, ये सारे स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे थे। और जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं सबको बॉयकॉट करो, सबका बहिष्कार करो। नेशनल एजुकेशन कॉलेजेस की स्थापना की गई और स्वदेशी आंदोलन में जितनी भी नेशनल एजुकेशन थी ये बोला गया कि वर्नाकुलर मीडियम्स में होना चाहिए, देसी भाषाओं में होना चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस एक इंपॉर्टेंट एम था स्वदेशी मूवमेंट का, हम लिखेंगे भी से। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इनपुट यहां पे देना चाहता हूं सेल्फ रिलायंस के ऊपर। अगर अच्छे आंसर्स किस प्रकार लिखे जाते हैं, इस बात को समझा जाए अगर कि यूपीएससी की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, मेंस की परीक्षा में अच्छे नंबर्स को कैसे स्कोर किया जा सके, उसके पीछे की क्या ट्रिक है सर? एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। यदि किसी भी आंसर में आप करंट का और हिस्ट्री का तड़का लगाना जानते हो तो वो आंसर उतना ही ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। किसी भी आंसर में यदि आप करंट का और इतिहास का तड़का लगाना जानते हो, यदि करंट का क्वेश्चन पूछा जाए तो इतिहास का तड़का लगा दो ना। किस प्रकार से इसको देखा जाए, किस प्रकार से इसको समझा जाए, आज की स्थिति के हिसाब से सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, इसको मैं आपको 5 मिनट में समझाता हूं। आप सभी को पता है 8 नवंबर 2016 के बाद से, जब से विमुद्रीकरण हुआ है, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितना हाइक हुए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितने बढ़े हैं। अगर उससे 1 महीने पहले की बात की जाए, अक्टूबर की, अधिकतर लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन काफी लोग इस बात में आज चर्चा नहीं करते हैं, काफी न्यूज़पेपर्स में आज इस बात की चर्चा नहीं होती है। अक्टूबर के महीने में 30 से 32 लाख डेबिट और क्रेडिट कार्ड को रातों रात बंद करके हैकर्स के द्वारा हैक करने के कारण रीइश्यू किया गया था। आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर्स में अक्टूबर के जाके। अक्टूबर में जब 30 से 32 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को रीइश्यू किया गया, नवंबर में जब डिमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ना शुरू हुई, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ना शुरू हुई, तब से हमारी पूरे भारतीय जो समाज है, पूरा भारत है, वो एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जो कि पूर्णतः डिजिटल है, पूरी तरीके से डिजिटल है। और गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया को लेके। लेकिन क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं, आर वी डिजिटली
सेल्फ सफिशिएंट। क्या हम डिजिटली सेल्फ रिलायंट हैं? क्या बोल रहा हूं मैं? आर वी डिजिटली सोवरेन? क्या हम डिजिटली एक संप्रभु देश है? यह प्रश्न आज के दृष्टिकोण के हिसाब से, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, भारत डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार हम डिजिटली सेल्फ सफिशिएंट हैं कि नहीं, आत्मनिर्भर है कि नहीं। 1905 में जो स्वदेशी का नारा दिया गया था, उसका मेन एम था आत्मशक्ति, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट। और आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आर वी डिजिटली ए सोवरेन नेशन? आर वी डिजिटली सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी? तो अगर हम डिजिटली सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हैं, डिजिटली सोवरेन हैं, तो हमारे अधिकतर यूजर्स फेसबुक यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, अमेजन यूज करते हैं। आप सभी को पता है 1600 में जब ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन हुआ था, तो वो मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश लेती है। 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो उसका अकेला मोटिव क्या होता है? टू ट्रेड विद इंडिया। लेकिन धीरे 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 करके उसका रूल ओवर इंडिया, भारत पर शासन करना। इन द सेम वे दीज फॉरेन कंपनीज, Amazon, Facebook and Google are penetrating in India as traders and challenging the very digital sovereignty of India। उसी प्रकार से ये विदेशी कंपनियां भारत में पेनिट्रेट कर रही हैं और भारत की डिजिटल संप्रभुता को एक चुनौती दे रही हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनके पास हमारा पूरा डाटा है। एक ऐसा आर्टिकल भी कुछ दिनों पहले फेसबुक के लिए छपा था कि फेसबुक में इतनी पावर है कि वो रातों रात इलेक्शन के नतीजों को भी भारत में या किसी देश में चेंज करवा सकती है, क्योंकि उसके पास इतना यूजर डाटा है। तो यह प्रश्न लगातार आप अपने आप से पूछते रहिए, आर वी डिजिटली ए सोवरेन नेशन? आर वी डिजिटली सेल्फ सफिशिएंट? तो सर आपने तो बताया विदेशी कंपनियों को ज्यादा बोलबाल है भारत में, तो इसका फिर क्या उपाय है? क्या हमको दूसरा बहिष्कार आंदोलन करना चाहिए? क्या हमको 1905 में जो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट की बात की गई है, वो आज भी लागू करना चाहिए डिजिटल रूप में? सर ये तो वही हो रहा है जो 1600 में हुआ था, पेनिट्रेशन हो रहा है। तो क्या आज हमको वही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन करना चाहिए? क्या आज हमको उसी प्रकार से बॉयकॉट करना चाहिए? ध्यान रखिए कि बॉयकॉट आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो कि सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट होना बोलता है, उसके बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमको डिजिटली सोवरेन, डिजिटली सेल्फ सफिशिएंट, आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंट बनना होगा। पूरे चीज को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप? जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप करंट का तड़का और हिस्ट्री का तड़का लगा पाते हो और एक साथ उनको देख पाते हो, समझ पाते हो, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर पाते हो, तो आपको लंबे काल में, दीर्घ काल में, लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट होगा यह आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सर इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट घोषणा की बात की थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा जानकारी उसके बारे में आपको या तो इस वीडियो के अंत में, जो इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, या तो उनको इस वीडियो के अंत में या अगले वीडियो में इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी।
अभी हम केवल बेसिक इसका समझते हैं। करंट से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, करंट से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक्स की श्रृंखला है जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जिसका इंपॉर्टेंस है। आप सभी जानते हो यूपीएससी पीएससी स्किल डेवलपमेंट, यूपीएससी पीएससी की परीक्षा में और अच्छी स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी, ये टॉपिक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा भी क्यों है, क्योंकि पूरे ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गए, तो हर सरकार के लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा है डिजिटल सिक्योरिटी। अरे भैया, रैनसमवेयर वायरस का नाम तो सबने सुना होगा, तो साइबर सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, क्यों? क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं। दूसरी चीज, आरबी डिजिटली सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसंख्यीय लाभांश, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन किस प्रकार सुधारे, ज्ञान का संग्रह अधिक समय के लिए कैसे करें। आज के छात्र छात्राओं, आज के विद्यार्थियों में जो आज स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स की या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से निपट चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा प्रश्न आपको यह पूछना चाहिए, ज्ञान का संग्रह अधिक समय के लिए कैसे करें। हमारे द्वारा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को हम लिमिटेड रूप से हिस्ट्री में डिस्कस कर सकते हैं, पूरे फुल फ्लेज लेक्चर्स हम नहीं ले सकते, उनका केवल एसेंस देख सकते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर 45 से 50 शानदार वीडियो लेक्चर्स का एक अलग से कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें ऐसे ही मुद्दों पे भरपूर चर्चा की जाएगी, जिसके डायरेक्ट आप परीक्षा में प्रश्न भी देखेंगे और आज के पूरे विश्व के परिदृश्य, वर्ल्ड सिनेरियो को समझने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप उस कोर्स में एनरोल अवश्य करें। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी, किस प्रकार से एनरोल करें। अभी के लिए हम बढ़ते हैं आगे स्वदेशी आंदोलन के हमारे आंसर में। 3 इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है भैया, टाइम बहुत हो रहा है, स्पीड बढ़ा लो आप बहुत जल्दी। पहला पॉइंट देखो, द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी आंदोलन की नींव बंगाल के विभाजन ने रखी। द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी आंदोलन की नींव बंगाल के विभाजन ने रखी। आप सभी को पता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, which began to oppose the British decision of partition of Bengal, which began to oppose the British decision of partition of Bengal, जो बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। सेकंड पॉइंट, partition of Bengal, which was officially announced as an administrative measure, was divided on political lines. Partition of Bengal, which was officially announced as an administrative measure, was divided on political lines. बंगाल का विभाजन, जिसका आधिकारिक कारण प्रशासनिक दिया गया था, दरअसल एक राजनीतिक विभाजन था। बंगाल का विभाजन जिसका कारण प्रशासनिक दिया गया था, वो एक राजनीतिक विभाजन था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, which was officially announced as an administrative measure, was divided on political lines. थर्ड पॉइंट देखो, स्वदेशी आंदोलन को समझाने से पहले उसकी नींव हम बेस हम बना रहे हैं। अगला लिखो, द पार्टीशन ऑफ बंगाल assumed a nationwide protest and Swadeshi and boycott become the weapons to oppose the partition. बंगाल के विभाजन के कारण पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी
विद्रोह होता है, संपूर्ण भारत में, अखिल भारत में एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह होता है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल अज्यूम्ड ए नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट बिकम द वेपन्स टू अपोज द पार्टीशन। और स्वदेशी और बहिष्कार इस आंदोलन के विरोध के हथियार थे, इस आंदोलन के विरोध के हथियार थे। अगला पॉइंट लिखिए, स्वदेशी इंप्लाइड दैट पीपल शुड यूज ओनली गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। स्वदेशी इंप्लाइड that people should use only goods produced in India and boycott foreign goods। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ था, स्वदेशी आंदोलन का मतलब था, यह स्वदेशी आंदोलन का एम था, लक्ष्य था, लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करें, कंजप्शन करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला पॉइंट लिखें, स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल स्वदेशी स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग इन एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ बंगाल। सॉरी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। सूनर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड प्रोलिफरेटिंग इन एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ बंगाल। जल्द ही स्वदेशी आंदोलन बंगाल के हर हिस्से में प्रसारित होना शुरू हो गया। सूनर पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टेड प्रोलिफरेटिंग इन एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ बंगाल। जल्द ही बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी आंदोलन बंगाल के हर कोने में प्रसारित होना शुरू हो गया एंड ग्रेजुअली टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री। और धीरे धीरे संपूर्ण देश में, पूरे देश में तो नहीं हुआ था, देशव्यापी नहीं हो पाया था, लेकिन कोशिश इसकी थी, मेन लक्ष्य इसका था। थक तो नहीं गए? छोड़ दो पढ़ाई, थक गए तो बढ़िया आराम करो घर पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना पढ़ाई करके, क्या करना आईएएस की परीक्षा में? अपने आप को मोटिवेट करते रहे। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अभी तो जस्ट तैयारी करना शुरू करिए, लंबा रास्ता तय करना है। हार तो मानेंगे ही नहीं, कूद चुके अब तैयारी करने के लिए। अब तो हार नहीं मानेंगे, पूरा ही करके दम लेंगे। अब तो लाल बत्ती तो अब रही नहीं है, अब तो सफल होके ही दम लेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, दिस मूवमेंट वॉज मेनली डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। This movement was especially mainly dominated by the extremists। यह आंदोलन मुख्यतः उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा संचालित किया गया था। लीडर्स लाइक तिलक। देखो, स्वदेशी मूवमेंट का हमने पूरा ट्रेस कर लिया, किस प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट चला। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन में यह भी लिखा गया था कि मासेस को इंक्लूड कैसे करा, तो अब मैं बता रहा हूं किस प्रकार से मासेस को इंक्लूड करा। फिर हम देखेंगे आत्मशक्ति। लीडर्स लाइक तिलक पॉपुलराइज्ड दिस मूवमेंट इन पूना एंड बॉम्बे। तिलक ने इस आंदोलन को पूना और बॉम्बे में प्रसारित किया। पॉपुलराइज्ड दिस मूवमेंट इन पूना एंड बॉम्बे एंड देन महाराष्ट्र। और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में तिलक इसको कहां पे एक्सटेंड करके ले जाते हैं, आप सभी को पता है। क्या पता है? मॉडरेट्स चाहते थे बंगाल तक सीमित होकर रहे, एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे अखिल भारतीय हो जाए। तो मासेस कहां से आए? इस प्रकार ही आए। लोग कैसे जुड़े? इसी प्रकार से जुड़े। अलग अलग क्षेत्र कैसे आए? तिलक ने कहां का भार संभाला? उनकी प्रेसिडेंसी, मतलब बॉम्बे, पुणे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में। लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह लेड इट टू पंजाब। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन हो सकते हैं और मुख्य परीक्षा का लिखा ही रहूं। लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह लेड इट टू पंजाब। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसका पंजाब में प्रसारित किया।
सैयद हैदर रजा इन दिल्ली, सैयद हैदर रजा इन दिल्ली, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, ऐसा बोला जाता है, ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी होने के कारण 1906 में आप सभी को पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी ढाका में। तो 1906 में जब मुस्लिम लीग की ढाका में स्थापना हुई, ब्रिटिशर्स जो एक वर्ग था मुस्लिम वर्ग, उसको अपने पक्ष में लाना चाहते थे क्योंकि उनकी राजनीति ये थी फूट डालो और शासन करो। तो अधिकतर जो मुस्लिम कृषक थे वो इस आंदोलन से नहीं जुड़े, जिसके अलग अलग कारण हैं, और सैयद हैदर रजा ने फिर भी इसको सपोर्ट किया अधिकतर लोगों के विरोध जाते हुए, और दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा इन दिल्ली एंड चिदम्बरम पिल्लई इन मद्रास, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। एंड दिस इज हाउ दिस मूवमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इन ए मास स्ट्रगल। इस प्रकार से यह आंदोलन एक बहुसंख्यक संघर्ष बन गया। समझ में आ गया ना? हाउ डिड इट इन्वॉल्व द मासेस? ये क्वेश्चन का जो भाग है उसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। अब इस भाग पे चर्चा करते हैं। आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, इससे जुड़े 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं आपको, लिखो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, यूज स्वदेशी कॉमा बॉयकॉट ब्रिटिश गुड कॉमा पब्लिक मीटिंग्स एंड पोजीशन। स्वदेशी उपयोग कॉमा ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार कॉमा पब्लिक मीटिंग, जन मीटिंग एंड पोजीशन ऑफ मास मोबिलाइजेशन कॉमा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता कॉमा आत्मशक्ति कॉमा स्वदेशी एजुकेशन कॉमा स्वदेशी शिक्षा एंड स्वदेशी एंटरप्राइज, और स्वदेशी एंटरप्राइज इससे जुड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगला लिखिए, एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति। एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति। स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम था स्वनिर्भरता और आत्मशक्ति। This implied reassertion of national dignity. This implied reassertion of national dignity. इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय गर्व को बढ़ाना, रीअसर्शन ऑफ नेशनल डिग्निटी, कॉमा ऑनर एंड कॉन्फिडेंस, राष्ट्रीय गर्व बढ़ाना, कॉमा जन सामान्य में विश्वास पैदा करना एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द विलेजेस, और गांवों का सामाजिक और आर्थिक एकीकरण। तो स्वदेशी मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेल्फ रिलायंस था और उसके पीछे के कारण ये थे। अगला देखो, द एम्फेसिस ऑन आत्मशक्ति लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल एजुकेशन सिस्टम। दिस एम्फेसिस ऑन आत्मशक्ति led to the establishment of national education system from primary to university education। आत्मशक्ति पर बल देने के कारण भारत में this emphasis on आत्मशक्ति led to the establishment of a national education system।
आत्मशक्ति पर बल देने के कारण भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का जन्म होता है। फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉमा, प्राथमिक से यूनिवर्सिटी तक के लेवल तक, एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार। इसी में कंटिन्यू करके पॉइंट लिखो। एजुकेशन वाज टू बी इंपार्टेड थ्रू मीडियम ऑफ वर्नाकुलर्स। एजुकेशन वाज टू बी इंपार्टेड थ्रू मीडियम ऑफ वर्नाकुलर्स। शिक्षा को देशी भाषाओं में प्रसारित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, उससे जुड़े पॉइंट लिखा रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। और क्या क्या हुआ लिखो। सिमिलरली इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर टेक्सटाइल, सामान्य रूप से कई इंडस्ट्रीज, उद्योग, सिमिलरली इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर टेक्सटाइल, जूट, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज, कॉमा, शॉप एक्सेट्रा वर सेटअप। सामान्य रूप से कई उद्योग, कई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, जूट, सोप और कई दुकानें भी स्थापित की गई। ब्रैकेट में लिख लो पीसी रेस बंगाल केमिकल फैक्ट्री, पीसी रे बंगाल केमिकल फैक्ट्री। एक कंक्लूजन पॉइंट लिखो, आत्मशक्ति ने क्या ड्राइव किया, क्या ड्राइविंग फोर्स रहा। 10 आत्मशक्ति वाज ए पॉजिटिव फोर्स मल्टीप्लायर that led Indians to assert themselves. Thus, आत्मशक्ति was a positive force multiplier that led Indians to assert themselves. अतः आत्मशक्ति ने, यह वर्ड आत्मशक्ति जो प्रश्न में पूछा गया था, अतः आत्मशक्ति ने एक सकारात्मक बल के रूप में काम किया, एक सकारात्मक बल के रूप में काम किया, जिससे भारतीयों में राष्ट्रवाद का संचार होता है या स्वनिर्भरता का संचार होता है। क्लियर? आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखिए। जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, मेरी गारंटी है इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न अगर पूछा गया यूपीएससी की, पीएससी की परीक्षा में, आप उसके बारे में अच्छे से लिख पाओगे। समझ में आ रहा है? और इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा जो प्रश्न आपको लिखाए जा रहे हैं। इसी में कंटिन्यू करते लिखिए। 10 आत्मशक्ति वाज ए पॉजिटिव फोर्स मल्टीप्लायर दैट लेड इंडियंस टू असर्ट देमसेल्व्स। इसने एक सकारात्मक रूप के बल के काम किया जिसने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाया। इट हाउएवर लेड टू अ ब्रूटल क्लैम्प डाउन बाय ब्रिटिश। It however led to a brutal clampdown by British and स्वदेशी मूवमेंट fizzled out by 1907। हालांकि 1907 तक ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के द्वारा इसको हिंसक रूप से कुचल दिया गया, हिंसक रूप से कुचल दिया गया। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, सोशल बेस डैश, सोशल बेस डैश लगा के एक पॉइंट लिखो। वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स इन द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं और छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्लियर है? तो हम कौन कौन से प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं मित्रों? सबसे पहले हमने क्या प्रश्न देखा? व्हाट लेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। फिर हमने क्या देखा?
स्वदेशी आंदोलन को किस प्रकार आगमन हुआ, स्वदेशी आंदोलन के क्या महत्वपूर्ण है, मासेस कैसे आते हैं, आत्मशक्ति, थोड़ा बहुत करंट से रिलेट करके भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगला प्रश्न लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014 ऑप्शनल, और आपकी पूरी समझ को और अच्छा बनाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लिखिए, पॉलिटिक्स रिमेन फॉर द बल्क ऑफ मॉडरेट्स वेरी मच अ पार्ट टाइम अफेयर। और एक और चीज इसके बारे में बता चुका हूं, ये प्रश्न बता देता हूं, ये प्रश्न अपने उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया था पहले के लेक्चर में, तो इस प्रश्न की मदद से हम डिस्कस भी कर लेंगे ताकि कुछ भी ना छूटे। लिखिए, पॉलिटिक्स रिमेन फॉर द बल्क ऑफ मॉडरेट्स वेरी मच अ पार्ट टाइम अफेयर। नरम दलियों के अधिकांश के लिए राजनीति एक अंशकालिक कार्य था। पॉलिटिक्स रिमेन फॉर द बल्क ऑफ मॉडरेट्स वेरी मच अ पार्ट टाइम अफेयर। नर्म दलियों के अधिकांश के लिए राजनीति एक अंशकालिक कार्य था। Politics remained for the bulk of moderates very much a part-time affair. The Congress was not a political party, comma, कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, कॉमा, बट एन एनुअल 3-day शो, किंतु एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन था। किंतु एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन था, बट एन एनुअल 3-day शो। इलुसिडेट, सविस्तार स्पष्ट कीजिए, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। नरम दलियों के अधिकांश के लिए राजनीतिक अंशकालिक कार्य था, कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, कॉमा, किंतु एक त्रिदिवसीय प्रदर्शन था, स्पष्ट कीजिए। Politics remained for the bulk of moderates very much a part-time affair. The Congress was not a political party, but an annual 3-day show. Elucidate. इस प्रश्न को समझाने से पहले आंसर राइटिंग या मेंस की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट्स आपको मैं दे देता हूं, कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मैं आपको दे देता हूं। मॉडरेट्स, सबसे पहले आपका यह समझना जरूरी है, जब आप इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, एक बात को समझ लें, एग्जामिनर हैज द राइट टू आस्क एनीथिंग। एग्जामिनर को कुछ भी पूछ लेने का हक प्राप्त है, और यह हक किसने दिया है? एग्जामिनर को कुछ भी पूछ लेने का हक प्राप्त है। एग्जामिनर हैज द राइट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनी टॉपिक। किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में वो आपसे पूछ सकते हैं कि मॉडरेट्स के भारत में शुरुआत के राष्ट्रवादी सोच को विकास करने में योगदान को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स इन डेवलपिंग द अर्ली नेशनलिज्म इन इंडिया। किन्हीं किन्हीं कोई एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मॉडरेट्स, ये जैसा प्रश्न आया है जिसमें मॉडरेट्स की आलोचना करने के बारे में बताया गया है। तो आप यह समझिए कि जब आप यूपीएससी पीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हो, तब आपको किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों पता होना जरूरी है। कॉन्स और कॉन्स दोनों। सचिन काटना। समझ में आ रहा है ना? किसी भी प्रश्न के, किसी भी टॉपिक के आपको सकारात्मक पहलू पॉजिटिव्स और नकारात्मक पहलू मतलब नेगेटिव्स दोनों ही पता होना चाहिए। आपको क्लास के अंत में एक शीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिसमें लगभग 17 क्वेश्चन है। उन 17 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, लिखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है।
है ना? तो इनसे आपको यही समझ में आएगा कि किस प्रकार से परीक्षा कुछ भी पूछ सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में। अब क्या हो रहा है, यहां पे मॉडरेट्स के बारे में यदि परीक्षक ने यह पूछा है कि आप मॉडरेट्स की आलोचना करो, परीक्षक की डिमांड यही है। क्यों? उसने साफ साफ बोल दिया कि मॉडरेट्स के लिए पॉलिटिक्स एक पार्ट टाइम अफेयर रहती थी। ऐसे में स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, वो आंसर को बैलेंस करने के बजाय, संतुलित करने की बजाय पूरा ही मॉडरेट्स के विपक्ष में लिख देते हैं। जबकि आपको परीक्षा में इस ट्रिक को अपनाना चाहिए, या परीक्षा में आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना चाहिए कि शुरुआत के पॉइंट्स में भरपूर आलोचना करो, आखिरी में संभाल लो, बैलेंस कर दो और बोल दो कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद में इनका ही योगदान था। समझ में आया ना? नहीं तो यदि आपने पूरे प्रश्न में उत्तर में आलोचना कर दी, आपने पूरे ही आंसर में उनको क्रिटिसाइज कर दिया, तो फिर इनका पूरा योगदान ही आपने जीरो कर दिया, तो फिर इनका पूरा कंट्रीब्यूशन है आपने नील कर दिया। तो यह आपको समझना अति आवश्यक है। इस ट्रिक को बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो चीज मैंने आपको बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर में लिखवाऊंगा उसमें भी यही होगा कि सबसे पहले हम क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बाद तुरंत हम बैलेंस कर लेंगे, नहीं तो फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा ना। इस आंसर को लिखना शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे पूछ लेता हूं। 1905 तक क्या स्वराज्य मॉडरेट्स का एम था या नहीं था? Was स्वराज्य द एम ऑफ मॉडरेट्स टिल 1905? नहीं था। दूसरा प्रश्न है, क्या 1905 तक डेमोक्रेसी, सेल्फ रूल इनका मकसद था? नहीं था। यह मैंने आपको 2 पॉइंट इसलिए बता दिए ताकि आपको आंसर और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट लिखिए, कुल मिला के इसमें हमको 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखो, बड़े बड़े पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट 20 years of its history is referred to as moderate politics. Congress politics for the first 20 years of its history is referred to as moderate politics. कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के 20 सालों में जो राजनीति है उसे उदारवाद राजनीति की संज्ञा दी गई है। Congress politics for the first 20 years of its history is referred to as moderate politics. उदारवाद शुरुआत के 20 सालों में काय की संज्ञा दी गई है? उदारवाद राजनीति की। इसी में कंटिन्यू करते लिखो, कांग्रेस एट दिस टाइम वाज हार्डली ए फुल फ्लेश्ड पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस at this time was hardly a full-fledged political party. कांग्रेस इस समय एक पूर्णतः राजनीतिक दल नहीं, किंतु एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन था। But it was more of an annual 3-day show. ठीक है, देखिए कोई भी प्रश्न आता है तब सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या करना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा गया है उसके साथ आपको यह बता देना चाहिए कि आप इस प्रश्न का समर्थन करते हैं, क्योंकि उसने वहां पे किया है स्पष्ट कीजिए। ये नहीं बोला है परीक्षण कीजिए, एग्जामिन करिए। अगर इसी प्रश्न में एग्जामिन लिखा आ जाता तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाता। उसने बोला है स्पष्ट करो, क्लियर करो, एलुसिडेट करो, तो फिर स्कोप ही नहीं बनता है ना।
एग्जामिन करने का। तो स्पष्ट करना है तो हमने सबसे पहले इस प्रश्न से समर्थन कर दिया अपना कि हम इस चीज को मानते हैं। इसी में लिखिए सेकंड पॉइंट, द एनुअल कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस एंड स्पीचेस ड्यूरिंग देयर 3 days। इन 3 दिनों में वार्षिक सम्मेलन में, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण हुआ करते थे। अगला पॉइंट लिखो, द आर्ग्यूमेंट हैज सर्टेन वैलिडिटी। द आर्ग्यूमेंट हैज सर्टेन वैलिडिटी। वैलिड क्यों कराना पड़ रहा है? एलुसिडेट करना है ना, स्पष्ट करना है, इसीलिए दिस आर्ग्यूमेंट हैज सर्टेन वैलिडिटी विच स्पेशली रिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के प्रारंभिक कालों में हमें ऐसा देखने को मिलता है, कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों में हमें ऐसा देखने को मिलता है। द मॉडरेट्स लीडर टर्न टू बी anglicized in their personal life. The moderates leaders tended to be anglicized in their personal life. उदारवादी नेता अपने व्यक्तिगत जीवन में अंग्रेजीकृत हुआ करते थे। आप सभी को पता है चार्ल्स मैकॉली मिनेट, आप सभी को पता है वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में आने के पीछे का कारण क्या था? मीडिएटर्स बनाए जा सके ताकि अपने रूल को जस्टिफाई किया जा सके। तो अंग्रेजीकृत लोगों को ब्रिटिशर्स वांटेड टू डेवलप सच ए क्लास इन इंडिया विच इज इंग्लिश, विच इज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट। पढ़ा चुका हूं। द मॉडरेट लीडर टेंडेड टू बी एंग्लिसाइज्ड इन देयर पर्सनल लाइफ, अंग्रेजीकृत हुआ करते थे, एंड वेरी हाईली सक्सेसफुल and were highly successful professionals। और बहुत ज्यादा सफल प्रोफेशनल भी हुआ करते थे। इसी में कंटिन्यू करते लिखो, दे हैड वेरी लिटिल टाइम एंड कमिटमेंट फॉर द फुल टाइम पॉलिटिक्स। इसी के कारण उनकी प्रतिबद्धता राजनीति में कम ही देखी जाती थी। लिखा है ना इसमें, पॉलिटिक्स रिमेन फॉर द बल्क ऑफ मॉडरेट्स वेरी मच ए पार्ट टाइम अफेयर। कांग्रेस का 3 दिवसीय जब मेला होता था, सम्मेलन होता था, उसमें अध्यक्षीय भाषण होता था, तरह तरह की बात की जाती थी, कोई भी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहा करती थी। कांग्रेस के जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, वो एंग्लिसाइज्ड थे और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। ऐसा आर्ग्यूमेंट भी है जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है। वाचा ने जो दादा भाई नेहरू जी को बोला है कि फिरोज शाह मेहता 1887 में यह आर्ग्यूमेंट उनके खिलाफ लगा, यह आरोप लगा कि बहुत ज्यादा बिजी है, उनके लिए तो प्रोफेशन में इतने ज्यादा बिजी है कि कांग्रेस में तो उनका ध्यान ही नहीं है। तो ये सारी चीजें लिखो, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थे। कहने का मतलब यह है, वाचा कंप्लेंट टू नारोजी ऑन इन 1887। वाचा 1887 में नारोजी से, दादा भाई नारोजी से शिकायत करते हैं दैट फिरोज शाह मेहता इज नाउअडेज टू बिजी विथ हिज प्रोफेशनल वर्क। कि फिरोज शाह मेहता जो कि प्रारंभिक उदारवादी नेता थे, अर्ली मॉडरेट नेता थे, फिरोज शाह मेहता अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है और उनमें पॉलिटिक्स के लिए, जो कांग्रेस है उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, लिखो, ऑल्सो इट इज ऑफन साइटेड बाय लॉट ऑफ हिस्टोरियंस दैट
कई इतिहासकारों के द्वारा यह भी बताया जाता है, यह भी बोला गया है, ऑल्सो इट इज ऑफन साइटेड बाय लॉट ऑफ हिस्टोरियंस दैट, कई इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी बोला गया है दैट मॉडरेट्स वर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, कि ब्रिटिश नीतियों के सबसे ज्यादा लाभान्वित, ब्रिटिश नीतियों से सबसे ज्यादा लाभान्वित, दोबारा बोल देता हूं, also it is often cited by a lot of historians that moderates were the largest beneficiary of the British policies. कई इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के सबसे बड़े लाभान्वित होने वाले व्यक्ति कौन थे? मॉडरेट्स ही थे। उदारवादी ही थे। अगला लिखो, later moderate received a lot of criticism because of its limitation in the terms of goals and methods. फलस्वरूप बाद में अपने लक्ष्य और तरीकों के कारण मॉडरेट्स, उदारवादियों की भरपूर आलोचना होती है। लेटर मॉडरेट्स लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेशन इन द टर्म्स ऑफ गोल्स एंड मेथड्स, अपने सीमित लक्ष्य और तरीकों के कारण मॉडरेट्स की बाद में बहुत ज्यादा आलोचना होती है। स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर बिलीव इन द प्रोविडेंशियल नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, स्पेशली because of their belief in the providential rule of nature of British rule. विशेषकर ब्रिटिश सरकार के देवकृत, विशेषकर ब्रिटिश सरकार के देवकर या ईश्वर सिद्ध, ब्रिटिश सरकार को लिख लेना, ब्रिटिश सरकार को ईश्वर सिद्ध या देवकृत मानने के उनके सोच के कारण। क्लियर है? ये क्वेश्चंस भी हैं जो आपको दिए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है द मॉडरेट्स एम्फेसाइज द नीड फॉर पॉलिटिकल अप्रहेंशिप अंडर द प्रोविडेंशियल गाइडेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। The extremists rejected the idea of England providential mission of India to India as an illusion. कुल मिलाके ब्रिटिशर्स को बड़ा जस्ट मानते थे मॉडरेट्स, न्यायप्रिय मानते थे मॉडरेट्स, और इनके देवकृत सिद्धांत प्रोविडेंशियल रूल पर भी विश्वास करते थे। जब भी आपको आलोचना करनी है मॉडरेट्स को, तो ये प्रोविडेंशियल वाला ब्रिटिश रूल वाला पॉइंट है, उसमें जरूर लिख देना। लेकिन इसको मानने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स की लगातार आलोचना अर्थव्यवस्था के आधार पर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स करते रहे। भले इसको मानते थे तब भी आलोचना करते रहे। तो प्रारंभिक राष्ट्रवाद में उनका योगदान था। तो अब हम फाइनल पॉइंट में, कंक्लूजन में क्या लिख लेंगे? आलोचना करने के बाद उसको बैलेंस कर लेंगे। लिखो, हाउएवर इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट हालांकि इस बात को समझना अति आवश्यक है, however it is to be understood that it was the beginning of nationalism in the country। हालांकि इस बात को भी समझना अति आवश्यक है कि उस समय भारत में राष्ट्रवाद का उदय शुरू ही हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय शुरू ही हुआ था। And moderates played an important role in continuously criticizing Britishers on the economic ground through drain of wealth, especially through drain of wealth. And moderates played an important role in continuously criticizing Britishers on the economic ground, especially through drain of wealth. और अर्थव्यवस्था के आधार पर ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की आलोचना करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया उदारवादियों ने, विशेषकर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के कारण।
They also demanded for the expansion of legislative councils. उन्होंने लगातार संवैधानिक सुधारों की मांग की, कॉमा in this way moderates played an important role in the history of India. इस प्रकार से मॉडरेट्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत के इतिहास में। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप समझते चलना कि आंसर को लिखने की क्या क्या ट्रिक होती है, किस प्रकार से आंसर को लिखा जाता है। यही तो मुख्य लक्ष्य है आंसर राइटिंग सेशन का, ताकि कोई दिक्कत ही ना है। 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से निपटा लो, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया आफ्टर 1905 had new interest and objective। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जब तक पिछले आंसर में आपने जो भी लिखा है उसको पढ़ो। 1 मिनट के ब्रेक में मैं आता हूं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? इंडिया आफ्टर 1905 हैड न्यू इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। नई सदी के साथ ही नए लक्ष्य कौमा नई पद्धतियां सामने आई। नई सदी के साथ ही नए लक्ष्य कौमा नई पद्धतियां सामने आई। इंडिया आफ्टर 1905 had new interest and objective and compelled new lines of policies, comment and compelled new line of policies, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को नई नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को नई नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। अरे कौन से नए लक्ष्य थे, कौन से नए ऑब्जेक्टिव थे? उग्रवाद, उदारवाद से उग्रवाद, स्वदेशी आंदोलन। पहले था रूल अंडर द ब्रिटिश, अब था कंप्लीट स्वराज। इस प्रकार की नई नीतियां आई ना 1905 के बाद, इसी के बारे में हमको लिखना है। पहला पॉइंट लिखो, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द गोल ऑफ कांग्रेस शिफ्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू स्वराज। 1905 के आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द गोल ऑफ कांग्रेस शिफ्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू स्वराज। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के बाद, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द गोल ऑफ कांग्रेस शिफ्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू स्वराज। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस का लक्ष्य संविधान सुधार से स्वराज्य की तरफ प्रेरित हो गया। द एक्सट्रीमिस्ट हैड no faith in the benevolence of British. The extremists had no faith in the benevolence of British. उग्र राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय है इस बात में विश्वास नहीं था, कॉमा, and the means of achieving Swaraj changed from presenting demands and petition to direct action by involving the masses। और स्वराज्य प्राप्त करने के तरीके भी बदल गए। इसमें यही पूछा गया है, नए तरीके, नई चीजें, और स्वराज्य प्राप्त करने के तरीके भी बदल गए। किस प्रकार से? प्रार्थना और याचिका से प्रत्यक्ष एक्शन तक, प्रत्यक्ष एक्शन के रूप में, डायरेक्ट एक्शन बाय इन्वॉल्विंग द मासेस, लोग बागों को आंदोलन में जोड़ के। आप सभी को पता है
Moderates believed in the idea of prayer, petition, and protest. Extremists counter-attacked the moderates, saying that it is a political mendicancy. Moderates के द्वारा प्रार्थना और याचिका की विचारधारा में विश्वास किया जाता था। एक्सट्रीमिस्ट उन पे ये बोल के अटैक करते थे कि तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, स्वराज्य तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्यों ऐसे दूसरों से मांगना। अगला पॉइंट, द न्यू लीडरशिप सॉट टू क्रिएट ए पैशनेट लव फॉर लिबर्टी। The new leadership sought to create a passionate love for liberty, accompanied by a spirit of sacrifices. The new leadership sought to create a passionate love for liberty, नया नेतृत्व स्वतंत्रता के लिए लोगों को आकर्षित करता था, कॉमा, accompanied by a spirit of sacrifices and a readiness to suffer for the cause of the country. Accompanied by a spirit of sacrifices and a readiness to suffer for the cause of the country. आप सभी को पता है लिबर्टी तो चाहिए, लिबर्टी कैसे प्राप्त होगी? सैक्रिफाइसेस से। अधिकतर नेता ये बोलते थे, उग्रवादी नेता ये बोलते थे कि अगर ब्रिटिशर्स मुझे स्वतंत्रता दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे भिक्षावृत्ति करके, या जिस प्रकार की मॉडरेट्स के द्वारा पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है उस प्रकार से अगर मुझे दे भी देंगे स्वतंत्रता, मुझे ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मैं खुद ही इसको लूंगा ब्रिटिशर से छीन के। इसका मतलब ये है। अगला लिखो, जिसके लिए सैक्रिफाइसेस करना पड़ेंगे, त्याग और बलिदान करना पड़ेंगे। अगला लिखो, the extremist advocated boycott of foreign goods, use of Swadeshi and national education. उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी वस्तुओं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यूज ऑफ स्वदेशी गुड, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करते हैं। Soon it was discovered that the economic boycott of the British goods जल्द ही राष्ट्रवादियों को यह बात समझ में आ गई। Soon it was discovered that the economic boycott of British goods was to cause pecuniary loss to the British manufacturing. जल्द ही राष्ट्रवादियों को यह बात समझ में आ गई कि यदि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम द न्यू ऑब्जेक्टिव्स, न्यू लाइंस आफ्टर द 1905 किस प्रकार से भारत की राजनीति में आए। अगला लिखो, द फेस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस एट ए लार्जर नंबर, स्पेशली स्टूडेंट एंड वुमेन। इस कालखंड के बाद द फेस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस एट ए लार्जर नंबर, बहुत सारे लोग, विभिन्न वर्ग आंदोलन में आके जुड़ने लगे। स्पेशली स्टूडेंट एंड वुमेन, मुख्यतः छात्र और महिलाएं, विच फर्दर एक्सटेंडेड अंडर द गांधी लीडरशिप, जो गांधी काल में और ज्यादा बढ़ जाती है। वेरी गुड। अभी तक हम 5 से 6 प्रश्न लिख चुके हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हाट लेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट लिख चुके हैं। उसके बाद हम क्या लिखा है, हमने किस चीज के बारे में लिखा है कि हाउ
अलग अलग पॉलिसीज किस प्रकार से 1905 के बाद आती है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और इस क्वेश्चन में मुख्यतः, और शीट भी आपको दी जाएगी, उसके क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद लिखने की कोशिश करें। और ये लास्ट क्वेश्चन कांग्रेस की स्प्लिट के बारे में है। आप सभी को पता है 1907 में कांग्रेस के जो डिफरेंसेस थे वो सामने आने लगे थे। 1906 के बाद से, 1905 के बाद से इस बात पे विवाद होने लगा था कि पूरे के पूरे आंदोलन को, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को एक्सटेंड करना है, लेकिन कौन तैयार नहीं थे? एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स तैयार नहीं थे। 1906 में जैसे तैसे मना के दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है और फिर 1906 में साथ में फाइनली विभाजन हो जाता है। वही लिखना है। क्वेश्चन लिखिए, ट्रेस द फैक्टर्स विच लेड टू स्प्लिट इन आईएनसी इन 1907। 1907 में कांग्रेस में विभाजन के कारणों के बारे में समझाइए। व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, 1905 का बंगाल का विभाजन तो दरअसल एक स्पार्क मात्र था। कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी के बीच में जो राजनीतिक, जो वैचारिक संघर्ष चल रहा था, आइडियोलॉजिकल जो एक वॉर चल रहा था, वो तो बहुत पहले से था। 1892 का काउंसिल एक्ट है। 1892 के काउंसिल एक्ट में लार्जर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, बजट पर अधिकार हो अमेंड करने का नहीं मिला। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं ये क्या हुआ। इंडियंस को अनफिट फॉर डेमोक्रेसी घोषित करना, एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं देख लो। आप बोल रहे हो प्रोविडेंशियल रूल है, आप बोल रहे हो ब्रिटिशर्स आर जस्ट इन नेचर है, और कर्जन बोल रहे हैं कि भारत तो योग्य नहीं है। तो ये सारी बातें थी, स्पार्क की तरह काम किया उसने, लेकिन वैचारिक जो डिस्टर्बेंस था वो तो बहुत समय से था दोनों के बीच में। In December 1905 at the Banaras session of INC presided by Gokhale, in 1905 at the Banaras session of INC presided by Gokhale, 1905 में गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस, कांग्रेस के बनारस सेशन में the moderates and the extremist differences came to the fore. उग्रवादी और उदारवादियों के बीच के मतभेद दिखने लगे। सेकंड पॉइंट, the extremists wanted to extend the boycott and the Swadeshi movement to regions outside Bengal. उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे, उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर भी विस्तार करना चाहते थे। The extremists wanted to extend the boycott and Swadeshi movement outside Bengal. उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर भी विस्तार करना चाहते थे, विस्तारीकरण करना चाहते थे। They also wanted to include all forms of association such as government, service, court, legislative council within the boycott movement. They also wanted all forms of association such as government, service, law courts, legislative council within the boycott movement. वह हर सरकारी संस्थान को भी बहिष्कार आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। वह हर सरकारी संस्थान को भी बहिष्कार आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। आप सभी को पता है 1857 की क्रांति के समय मैंने आपको बताया था, everything and everybody associated with the white man is our enemy. हर व्यक्ति जो श्वेत है हमारा दुश्मन है और उससे जुड़े सारे संस्थान हमारे दुश्मन है। ये दोबारा रिपीट ही तो हो रहा है। But the moderates wanted it to limit
इट टू बी लिमिटेड टू बंगाल। पर उदारवादी इसको सीमित रखना चाहते थे बंगाल तक ही। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, ट्रेस द फैक्टर्स विच लेड टू स्प्लिट, यही तो दोनों फैक्टर्स हैं। अगला पॉइंट लिखो, देयर वॉज ए टजल बिटवीन द टू ग्रुप्स एट कलकत्ता सेशन फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आईएनसी इन 1906। 1906 के कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में अध्यक्षता को लेकर दोनों गुटों के बीच मतभेद हो गया। There was a tussle between the two groups at the Calcutta session for the president of INC in 1906। 1906 के कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में अध्यक्षता को लेकर दोनों गुटों में मतभेद हो गया। इन द एंड दादा भाई नेरोजी was chosen as a compromise। बाद में दादा भाई नेरोजी को, जो सभी राष्ट्रवादियों के द्वारा जिनको सम्मान प्राप्त था, उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही उनका बड़ा सम्मान करते थे, लिख भी सकते हो आप, इन द एंड दादा भाई नेरोजी रिस्पेक्टेड बाय ऑल नेशनलिस्ट, सभी राष्ट्रवादियों के द्वारा सम्मानित, वाज चूजन एज ए कॉम्प्रोमाइज, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। अगला पॉइंट लिखिए, 3 से 4 पॉइंट लिखे, उसके बाद विल कम टू एंड। बट द डिफरेंस डिवाइडिंग द टू ग्रुप्स कुड नॉट बी कीप्ड इन चेक फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोनों गुटों के बीच चलते आ रहे मतभेद जल्दी समय तक नहीं छुप सके, जल्दी समय तक नहीं रोके जा सके। बट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप्स कुड नॉट बी केप्ट इन चेक फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोनों गुटों के बीच में चल रहे मतभेद ज्यादा समय तक नहीं रोके जा सके, विच फाइनली रिजल्ट इनटू द स्प्लिट ऑफ 1907। और अंततः 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। तो विच लेड, व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, हमने लिख लिया है। अब अगला पार्ट इस क्वेश्चन का लिखेंगे, इसका नेशनल मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। आप सभी को पता है कांग्रेस को तोड़ना जरूरी है, याद कर लेना एस्टेब्लिशमेंट वाला कांग्रेस का लेक्चर, बाद में मासेस आके जुड़ गए, कभी भी अंग्रेजों ने सोचा नहीं था, दे थॉट इट विल रिमेन लिमिटेड, और उन्होंने सोचा सीमित रहेगी, इसलिए ये सारी चीजें की गई थी, डिवाइड एंड रूल। लेकिन भले ही वो एक्सट्रीमिस्ट हो, भले ही मॉडरेट्स हो, अंग्रेजों की इस चाल को समझ ही नहीं पाए, आज दूरदर्शिता रही। अब लिखिए इंपैक्ट ऑन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट पे इस पर क्या प्रभाव रहा, 3 पॉइंट लिखो। द स्प्लिट, 4 पॉइंट लिखो। इनफैक्ट द स्प्लिट डिडंट प्रूव यूजफुल फॉर आइदर पार्टी। द स्प्लिट डिड नॉट प्रूव यूजफुल फॉर आइदर पार्टी। कांग्रेस का विभाजन किसी भी गुट, मतलब उग्रवाद और नरमपंथी और गरमपंथी, किसी भी गुट के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। अगला पॉइंट लिखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेड द गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेड द रूल ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फूट डालो और शासन करी की नीतियों का फूट डालो और शासन करो की नीति का इस्तेमाल किया गया। दे ऑल्सो यूज द पॉलिसी ऑफ रेप्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द दोनों, ये प्रश्न ऐसे का ऐसा भी आ सकता है, पॉलिसी ऑफ रेप्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। अब इसको समझे, पॉलिसी ऑफ रेप्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। रेप्रेशन मतलब दमन कर दो। किसका दमन कर दो? एक्सट्रीमिस्ट का दमन कर दो। कैसे कर दो? प्रेस पे कानून लगा दो, न्यूज़पेपर्स पे कानून लगा दो, प्रतिबंध लगा दो, नेताओं को जेल भेज दो। समझ में आ रहा है? सेडिशन के आरोप लगा के, सेडिशियस मीटिंग एक्ट आया 1908 में कि लोग बाग आपस में मिल रहे हैं और देशद्रोह की बात कर रहे हैं। आप सभी को पढ़ा चुका हूं कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का जन्म होता था, तो ब्रिटिशर्स उसको रोकने के लिए क्या क्या करते थे। तो रेप्रेशन किया गया। अब रेप्रेशन हो गया,
एक्सट्रीमिस्ट का, तो बचे कौन? कॉन्सिलेशन किससे करना है? समझौता किससे करना है? मॉडरेट से। इनका पहले दमन कर दो और मॉडरेट से समझौता कर लो। Through this, they tried to win over moderate nationalist opinion. So that, or through this, they tried to win over the moderate nationalist opinion. इसके द्वारा वो उदारवादियों को अपने पक्ष में करना चाहते थे, so that extremists could be isolated and suppressed. So that extremists could be isolated and suppressed. पक्ष में करना चाहते थे जिससे उग्रवादियों को राजनीति से पृथक करा जा सके और उनका दमन किया जा सके, तो कोई फायदा नहीं हुआ स्प्लिट का। कुल मिला के कहने का यह मतलब है। अब आप 1 2 3 4 करके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो किस प्रकार से सप्रेशन होता था। पहला लिखो सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907। मैंने आपको बताया सेडिशन का आरोप लगा के बाल गंगाधर तिलक को 3 बार जेल भेजा गया। सेडिशन मीटिंग्स एक्ट 1907। दूसरा लिखो न्यूज़पेपर एक्ट 1908, प्रतिबंध लगाया न्यूज़पेपर पे। तीसरा लिखो इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये 3 मेन आए थे। ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर टुडेज सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस की, आंसर्स को लिखा, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी मैंने आपको बताया कि आंसर को किस प्रकार से बैलेंस करा जाता है, उसको आप अच्छे से समझें। जितने भी आंसर्स लिखाए गए हैं आपको इस टॉपिक से संबंधित, लगभग इनमें आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको लगातार प्रयत्न करते रहना है और इस शीट में से बचे जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर लिखना है। मैं चेक करूंगा स्वयं। इस प्रकार से लगातार मेहनत करेंगे, सफलता दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।